जय जोहार, जय हिंद। आज हम सीजीपीएससी 75 दिन चैलेंज के 5वें दिन हम कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। अभी हम मौर्य साम्राज्य के 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे विस्तृत वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रारक्षक, मनुस्मृति। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे विस्तृत विवरण, तो मौर्य साम्राज्य का विवरण इंडिका से भी मिलता है, ठीक है, मेगास्थनीज जिसने लिखा है ये बुक। मुद्रारक्षक से भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत जो उसका प्रशासनिक विवरण जो मिलता है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य, चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त के लिखा हुआ अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्थशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। किन दो नदियों के संगम पर स्थित थी? ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन से दो नदी के संगम के बीच स्थित थी? ठीक है, गंगा यमुना, गंगा गंडक, गंगा कावेरी और गंगा गोदावरी। अगर आप पाटलिपुत्र को नहीं जानते तो अभी उसको पटना बोलते हैं, और जो पटना है वो आपको पता है गंगा नदी के किनारे मिलती थी। और दूसरा जो पाटलिपुत्र की राजधानी और कौन सी नदी, क्या गंगा के साथ यमुना थी क्या? नहीं, यमुना के बाजू में तो क्या है, दिल्ली है, ठीक है। कावेरी तो पूरा साउथ इंडिया हो गया। उसके बाद गोदावरी साउथ इंडिया हो गया। तो एक गंगा हो गया, गंगा के साथ उसके बाद ऊपर से कौन आता है? गंडक आते हैं। तो गंगा और गंडक। और एक नदी है जो हमारे छत्तीसगढ़ से गुजर के जाती है और पटना के आसपास मिलती है, तो उसका नाम कौन सा नदी है? उसका नाम कमेंट में आप लिखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा और गंडक। अगला प्रश्न है, मौर्य शासनकाल में जो नौसेना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक, ट्रेड को रेगुलेट करना, व्यापार को रेगुलेट करना। दूसरा, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन, मतलब क्या, आक्रमणों से के खिलाफ रक्षा करना। तीसरा, क्षेत्र का विस्तार करना। और ऑप्शन डी है ए और दो। तो मौर्य साम्राज्य का नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आज भी आपको पता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिफेंस करना है, बॉर्डर को डिफेंस करना है, ठीक है। क्या अटैक करना है? क्या जरूरत पड़े तो अटैक करना है, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा है। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जनरली डिफेंस करना है, इसी कारण उसे डिफेंस फोर्स कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, डिफेंस करना, और दूसरा क्या है कि व्यापार को रेगुलेट करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य राजा अभिलेखों में देव नाम प्रिय के रूप में किसको बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ, ठीक है। तो इन इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में कौन से राजा को देवनाम प्रिय कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है अशोक है। और बताएंगे कौन सा अभिलेख में ये बताया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए, इसका नाम है मस्की, ठीक है ना। और ये मस्की अभिलेख कहां पे मिला हुआ है? आज प्रेजेंट डे कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है क्या? अशोक। अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय। अगला प्रश्न करते हैं, मौर्य काल में जो पंच चिन्हित सिक्के हैं, उसमें क्या दर्शाते हैं? पंच चिन्हित जो सिक्के थे, ठीक है ना, सिल्वर के थे, ठीक है ना, मेटल के थे, तो उसमें कौन सा चित्र वर्णन था? पशुओं और मानव को। दूसरा, मोर, पहाड़ी, हिल्स और क्रिसेंट जो अर्धचंद्र है वो आकार, या देवताओं और राजाओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो पंच जो चिन्ह थे, जो क्वाइन थे, उसमें क्या दर्शाए थे? क्या दर्शाया हुआ मिला हुआ है? तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक में अगर पहुंचेंगे तो एनिमल्स थे, ठीक है ना, एनिमल्स थे, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा थे, और उस एनिमल्स में भी क्या थे? मोर थे, पहाड़ी थे और अर्धचंद्र थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख ब्राह्मी लिपि के उपयोग को दर्शाता है? इनमें से कौन, अलग अलग अभिलेख हैं, ठीक है ना, इसमें से कौन ब्राह्मी लिपि को बताता है? तो हमको पता है कि खरुस्थी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, अक्खमानी लिपि थी। तो इसमें से ब्राह्मी लिपि को कौन सा यहाँ पे इंस्क्रिप्शन बताता है? जैसे गिरनार इंस्क्रिप्शन है, जो कि गिरनार कहाँ पे है? गिर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक। बारह बर जो केव है वो कहाँ पे है? ये सबसे प्राचीनतम बोला जाता है कि वो रॉक कट एडिक्ट है, ठीक है ना, जो यानी कि पत्थर को, एक सिंगल पत्थर को काट के गुफा बनाए थे, और यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म को रहते भी थे, वो जो संघ के जो सन्यासी लोग हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका बिहार में है, और कहा जाता है इसको अशोक ने बनाने के लिए कहा था। तीसरा है महास्थान शिलालेख, ये कहाँ पे मिला है? ये महास्थान शिलालेख मिला है अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में मिला है, ठीक है। तो अब ब्राह्मी लिपि, आपको पता है कि उतना टाइम का सबसे प्रचलित जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी, और हर एक इंस्क्रिप्शन में आपको ब्राह्मी लिपि मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी के सभी, ऑल द एबव, तो सभी के सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन से ऑफिसर को राजस्व संग्रह का प्रभारी बनाया गया था? हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य अलग बाकी साम्राज्य से बहुत बड़ा साम्राज्य क्यों बनता है? तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता है किसी भी साम्राज्य को सबसे बड़ा बनने में, उसका है फाइनेंस, उसके पैसा, उसके राजस्व, और राजस्व का कलेक्शन कैसे है, ठीक है ना, वो व्यवस्था कैसे है। क्योंकि आपके पास राजस्व रहेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपना सैनिक लेके रखेंगे, जब सैनिक के साथ साथ उस सैनिक को क्या करेंगे? आपको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो दुनिया में जो सबसे बड़े राजा जो बने हैं उनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत तगड़ा रहता था। और चाणक्य ने अपने कौटिल्य जो बुक है अर्थशास्त्र में, उसमें बोला है हमको कितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेस करना है कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, उसका गणना करना है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया था, और उसका मंत्री जो प्रभारी थे उसको क्या बोलते हैं? समहर्ता बोलते हैं, समहर्ता बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, समहर्ता। अगला प्रश्न है, जो 12 बार जो गुफा है, ठीक है ना, जो कि बिहार में है, किस संप्रदाय को दान में दी गई थी? तो बौद्ध, जैन, या फिर आजीविका, ठीक है, या फिर शैव, ठीक। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जैन धर्म के बारे में पढ़े थे, उसके बाद एक आजीविका समुदाय होता है, ठीक है, एक सेक्ट होता है, ठीक, संप्रदाय होता है, उसका जो है वो नियति को मानता है, मतलब जो होना है होके रहेगा वाला, ठीक है। तो ये जो है बारंबार जो गुफा है उसको कौन से संप्रदाय के पास को दान दिए थे? वो है आजीविका, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य शासक को अमित घात शत्रुओं का संग्राहक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका जो सही उत्तर है ये है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार को अमित घात कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अब कथन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक का जो धम्म था उसकी विशेषता क्या सही है? ठीक है, एक पहला, यह साम्राज्य में एक सार्वभौमिक धर्म स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा, इस धम्म में करुणा, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता पर जोर दिया था, ठीक है। तीसरा, धर्म महामात्र धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा 1 और 3, और ऑल ऑफ द बस, सबके सभी। तो हमको पता है जो अशोक का जो धम्म है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक एथिक्स है, मतलब एक अच्छे जीवन जीने के लिए एक आपको तरीका बताए हैं। तो ये कोई धर्म को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था, जबकि उनको एथिकल वैल्यूज बताना था, उनको अच्छे अच्छे बातें बतानी थी, जिसके कारण समाज में करुणा आए, ठीक है ना, आपसी सद्भावना रहे, सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, भाईचारा हो, ठीक है। और इसको लागू करने के लिए हाँ एक मंत्री का भी नियुक्त किया था जिसको धर्म महामात्र कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3, ठीक है, 2
N3, आंसर 2 N3, ये गलत हो जाएगा। कोई धर्म स्थापित करने का प्रयास नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कूट के हैं। मौर्य की जो अर्थव्यवस्था है, मौर्य काल का जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में कथन पे विचार करें। पहले, राज्य ने शराब उत्पादन खनन गतिविधियों पर एकाधिकार किया था। दूसरा, पंच चिन्हित सिक्के मौर्य काल के दौरान पहली बार पेश किया गया था। तीसरा, भूमि भूमि राजस्व मौर्य साम्राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत था। तो आपको बताना है कि मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था में आपको बताना है कि जो राज्य है, जैसे कि आज छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो शराब का रेगुलेट कौन करता है? सरकार करता है। ठीक है, तो उत्पादन भी करता है। ठीक है, यहाँ पे खनन का काम कौन करता है? सरकार भी करता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है। क्या एकाधिकार था? अब उतना टाइम की बात करें तो शराब उत्पादन और खनन गतिविधि में उत्पादन का एकाधिकार सरकार के पास था। हाँ, बिल्कुल था, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पंचचिहित सिक्के मौर्य काल के दौरान पहली बार पेश किए थे। पिछले जो क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में पंच चिन्हित सिक्के आ चुके थे, तो पहली बार पेश नहीं हुए थे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन गलत, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, मुख्य स्रोत जो है वो राजस्व था। हाँ, खेत से आते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने बता दिया था कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, खेत किसानी करेंगे, तो आपको कितना प्रतिशत सरकार को या फिर जो राजा को देना पड़ेगा। तो बिल्कुल हाँ, आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। तो इसी के थ्रू आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1 और 3, मतलब सी हो जाएगा। तो 1 और 3 सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना, अपने जो राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, उसको या फिर अशोक ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, धर्म को प्रचार करने के लिए कहां कहां भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था, ग्रीस में भेजा था और दक्षिण पूर्व एशिया में भेजा था। श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल, मौर्य काल में मौर्य ठीक है, मौर्य काल में जो नगर व्यापार है और शिक्षा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ताम्र लिप्ति। तो बताना है व्यापार प्लस शिक्षा के लिए। तो हमको पता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया में 4 इंपॉर्टेंट शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बने थे। एक तो बना था, दो नालंदा है जो कि बिहार में था, दूसरा विक्रमशिला था, ठीक है, जो भी बिहार में थे, और तीसरा था तक्षशिला। तक्षशिला, और उसके जो गुरु कौन थे? यहाँ से ही प्रोफेसर जो थे वो कौन थे? कौटिल्य थे। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में जो भौतिक संस्कृति से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि मौर्य काल का जो जो मटेरियल कल्चर जो नया बना था, जैसे कि आयरन आने के बाद एक नया कल्चर जो बना था, लाइफ स्टाइल बना था, जैसे कि आज सोशल मीडिया आने के बाद एक नया कल्चर बन रहा है, ठीक है ना, और इस नया कल्चर का हिस्सा है ये ऑनलाइन एजुकेशन। वैसे क्या है कि मौर्य काल में जो संस्कृति जो चेंज हुई थी उसको बताने के लिए अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? उतना टाइम का जो बर्तन है, ठीक है ना, जो जो बर्तन है वो बचे हुए हैं, जो उसके ईंट हैं, पत्थर हैं, ठीक है ना। आप ईंट को जब जब मिट्टी से ईंट बनाते हैं और उसके घड़ा बनाते हैं तो उसका जीवन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो वहां से हम लोग को पता चलता है कि संस्कृति कैसे था और उसका नाम क्या दिया था। एक है पेंटेड ग्रेवेयर, दूसरा उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर या फिर उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, ठीक है, तीसरा काले और लाल पॉलिश वाले बर्तन, ब्लैक एंड रेड पॉलिश वेयर, चौथा गेरुए रंग के ब्रेड भांग, ठीक है ना, पोट्री। तो आपको बताना है। तो लास्ट टाइम में हम लोग ने पढ़ा था कि जो वैदिक काल के जो मिले हैं हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं और कैसे करके जानकारी मिलते हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर वाले, ठीक है, जो आपको इंडिया के जो
जो नॉर्थ से यहाँ पे आएंगे, नॉर्थ वैदिक काल ऊपर में मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्लैक रेड पॉलिश वेयर यहाँ पे आता है थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं तो जो कल्चर हम लोग को कैसे करके पता चलता है संस्कृति, वो बर्तन वाले से, किसे, लाल पीले पॉलिश वाले बर्तन से। उसके बाद वाले हमको पता चलता है गेरवे रंग से। लेकिन जब यहाँ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज का है वहां के बात हो रहे हैं, वहां पे वैदिक कल्चर होता है। लेकिन जो मौर्य कल्चर है या फिर बुद्ध कल्चर, यहाँ पे जन्म होता है। और यहाँ पे जो जिस टाइप का जो बर्तन रहते हैं उस टाइप के बर्तन को क्या बोलते हैं, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। सिंपली। और एक इसी में ही एक क्वेश्चन है और है, जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर जो है उसमें उसके लिए कौन सा कथन सही है। पहले, एनबीबीपी एक प्रकार का उत्कृष्ट मृत मृभांड है जो मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है ना, हाँ अभी पढ़े जस्ट एक क्वेश्चन पहले। दूसरा, यह मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए आम लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, देखेंगे। तीसरा, यह अपनी चमकदार सतह और काले रंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हाँ नाम से ही पता चल रहा है काले रंग, और ये नाम भी है काले पॉलिश, तो तीसरा सही होगा। और तीसरा, ये क्या है, घरेलू उपयोग के लिए करते थे क्या, नहीं, इतना बढ़िया डिजाइन रहता था, ठीक है ना, बहुत बारीकी से बनाया जाता था, और ये आम लोगों के नहीं, एलिट लोगों के लिए, जो शाही वर्ग है उसके लिए था, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, तो इसके कारण आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये है मौर्य काल में जो शिलालेख में जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, मौर्य काल के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। कलिंग युद्ध आपको पता है, अशोक ने कलिंग को वॉर जीता था, जिसके कारण क्या कि बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी। उसके बाद वो करुणा के कारण क्या हो गया था, वॉर को छोड़ दिया था और बुद्धिज्म की तरफ चले गया था। तो ये जो चीज है कहाँ पे बताया गया है, 13वीं जो शिलालेख है, 13 रॉक एडिक्ट है, 7th पिलर एडिक्ट है, सारनाथ एडिक्ट है, और धौली एडिक्ट है। किसमें ये उल्लेख है, आपका धौली कहाँ पे है, ये धौली है जो शिलालेख आपको मिलेगा ओडिशा में मिलेगा, सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और सारनाथ वो जगह है जहाँ पे बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। उसके बाद 7th पिलर जो स्तंभ है, इसमें सबसे लंबा लिखा गया है जो अशोक का जो निर्देश है, ठीक है। और जो कलिंग युद्ध के बारे में जो बताया गया है 13 रॉक कट एडिक्ट में, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, 13 रॉक कट एडिक्ट। अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा मौर्य सैन्य नीति का प्रमुख हिस्सा था। अब देखो, मौर्य ही 16 महाजनपद में ऐसा क्या होता है कि मौर्य ही और मगध ही एम्पायर बनता है, और मौर्य शासनकाल मतलब दुनिया का प्राचीन इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा राजा में से एक रहता है, सबसे बड़ा क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका जो एक सैन्य रणनीति और मिलिट्री स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ा रहते हैं। तो उसमें से कौन सा यहाँ पे प्रमुख विशेषता है, पहला, युद्ध में हाथियों का उपयोग करता है, दूसरा, पाटलिपुत्र के चारों ओर एक किलेबंदी था, ठीक है, तीसरा, तटीय रक्षा के लिए नौसेना, ठीक है। अगर हम लोग ये देखा जाए तो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखा जाए इंडिया के, जब यहाँ पे आपको यहाँ पे गंगा नदी दिखेगी, गंडक दिखेंगी, ठीक है, और उसके बाद आसपास इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर विंध्याचल है, इधर छोटा नागपुर है, और इधर हिमालय है। तो एक तरह से यहाँ पे चारों ओर से किलेबंदी के तो करते थे, साथ में नेचुरल घेराबंदी भी था, ठीक है ना, तो ये तो सही है। तो वो उनका स्ट्रेंथ था और उसको अपने रणनीतिक रूप में यूज करते थे। दूसरा जो है क्या बोलते हैं, एलिफेंट, हाँ बिल्कुल, उतने टाइम में क्या था कि पूरा जंगल ही था, और जंगल में आपको युद्ध करने जाना है तो आपके लिए घोड़ा साथ नहीं देगा, आपको जो साथ देगा कौन देगा, हाथी साथ देगा। तो उनके लिए हाथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और हाथी के कारण ही, और सबसे ज्यादा हाथी इनके पास रहता था, और हाथी के कारण ही वो क्या किए, हर जगह पे युद्ध में चले जाते थे। और तीसरा जो उन लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो नौसेना था, और उतना टाइम में जो व्यापार के लिए भी सबसे ज्यादा क्या चीज का यूज होता था, नदी का यूज होता था। साथ में आप नदी के रहते आपके सैनिक बहुत इजीली मूव करते थे। तो ये तीनों के कारण क्या होता था कि मौर्य साम्राज्य, उसमें भी अशोक का साम्राज्य बहुत आगे निकल जाता है बाकी 16 जनपदों से, ठीक। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, सभी के सभी। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त के दरबार में किस समकालीन ग्रीक राजदूत की यात्रा की थी? कौन से ग्रीक राजदूत हैं आए थे? सेल्यूकस, मेगास्थनीस, हेरोडोटस, उसके बाद स्ट्रोबो। ठीक है, ये भी ग्रीक फिलोसोफर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं, ज्योग्राफिकल भी हैं, ये भी इंडिया के बारे में थोड़ा लिखे हैं। हेरोडोटस को तो आप जानते हैं, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, भारत में बिना आए भारत का इतिहास लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद मेगास्थनीस ये आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेगास्थनीस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का महत्व निम्नलिखित किस चीज को दर्शाता है? अशोक का जो शिलालेख है वो क्या चीज को दर्शाता है? ठीक, पहला, अशोक अपने शिलालेख के माध्यम से सीधे प्रजा के को संबोधित करने वाले पहले भारतीय राजा बन गए। ठीक है। दूसरा, शिलालेखों में कई भाषाएं और लिपियां में लिखा हुआ था। तीसरा, प्राइमरी रूप से वो बौद्ध धर्म में धार्मिक परिवर्तन, वे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में धार्मिक परिवर्तन के उद्देश्य में थे। ठीक है ना, बुद्ध धर्म में धार्मिक उद्देश्य में थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको देखेगा। ठीक है, तो आप सोचिए, और ये जो है बड़ा सटीक बैठता है आज के भी प्रधानमंत्री के जी के बारे में। ठीक है ना, आज भी यही चीज रिलेवेंट है कि मोदी जी डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? सोशल मीडिया, ट्विटर के थ्रू। दूसरा, इतने भाषा इतने लिपि में वो अपना भाषण दे देते हैं, उनके मैसेज पहुंच जाते हैं। तीसरा, आपको लगता है, ठीक है ना, कोई धर्म विशेष का कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सभी धर्म के लिए जगह जाते हैं। ठीक है ना, पॉलिटिक्स अपना अलग अंदाज लेता है, तो साइकोलॉजिकली हिस्टोरिकली रूप से आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा, इसीलिए इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतिहास रिपीट होता है, और मोदी जी इतिहास को और अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्या हो जाएगा? पहला तो सही होगा, दूसरा सही होगा, और ये धार्मिक परिवर्तन या फिर बौद्ध धर्म को एक रूप में नहीं, वो अपने धम्मा को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा देता, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो पहला दूसरा सही। अगला अगला क्वेश्चन कि पनास पण पण शब्द का उपयोग मौर्य काल में किसके लिए किया गया है? मुद्रा के लिए, टैक्स के लिए, शिलालेख के लिए और भूमि इकाई के लिए। पण, ठीक है, पण किसके लिए यूज किया गया है? ये है मुद्रा के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के साथ व्यापार में जो सक्रिय थे, ठीक है, कौन कौन से साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे? सातवाहना, सेल्यूकस, पांड्यास और रोमन एम्पायर। तो कौन कौन? ठीक है, पहला सातवाहना, सातवाहना को जानते हैं, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये मौर्य साम्राज्य के बाद आते हैं, मतलब उसके बाद आते हैं, मतलब गलत हो गया। दूसरा सेल्यूकस, हाँ उसी के टाइम तो आए रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। पांड्यास, यहाँ पे देखो नीचे में क्या रहता है? चोला रहता है, चेरा रहता है, पांड्यास रहता है। और हाँ, जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें पांड्यंस का भी जिक्र किया गया है, चोला चेरा पांड्यंस का जिक्र किया गया है, यानी कि इसके साथ व्यापार संबंधित थे। तीसरा रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य क्या है कि बाद में आता है, जब गुप्त काल आता है तब गुप्त काल के साथ हम लोग रोमन साम्राज्य के साथ हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में कथन पे विचार करना। चलो ठीक है, मौर्य राज्य खानों, वनों और शस्त्र निर्माण को नियंत्रण करता था। ठीक है, यानी कि स्टेट कंट्रोल करता था, किसको किसको? खाना को, फॉरेस्ट को, ठीक है ना, फॉरेस्ट को, माइन को जो खनन है, और शस्त्र निर्माण को। दूसरा, वो जो उपज का 1/3 हिस्सा निर्धारित दर पर एकत्र करता था, जो लेता था कर के रूप में, जो बलि टैक्स के रूप में जो लेता था, वो 1/6 भाग रहता था। ठीक है ना, भूमि कर के राजस्व के रूप में। तीसरा, मौर्य साम्राज्य में जैसे भरूच और ताम्र लिप्ति केवल आंतरिक व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाया था। ठीक है ना, आपको सोचना है सिंपली। ठीक है, हाँ आज भी भाई शस्त्र का तो निर्माण सरकार करता है। ठीक है ना, कुछ कुछ को अब प्राइवेट देना शुरू कर दिया है। दूसरा,
मोस्टली सरकार के अंडर में आता है फॉरेस्ट, लेकिन अभी ओपन है फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू आदिवासी लोग के पास भी है, ठीक है ना। माइंस अभी ओपन है, लेकिन क्या मौर्य साम्राज्य के टाइम मौर्य साम्राज्य बहुत ही सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा केंद्रित गवर्नमेंट था और नियंत्रण तीनों सरकार करता था। दूसरा, बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र में बताया गया कि बहुत केयरफुली प्रशासन को चलाने के लिए राजस्व का एकदम फिक्स प्रेडिक्टेबल लेके रखते थे और वो 1/6 रहता था या फिर 1/4, ठीक है, निर्धारित करके रखे थे। हाँ बिल्कुल निर्धारित करके रखे थे। तीसरा, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन में देखो ओनली केवल, केवल ही तो आपको सोचना है, ठीक है ना, केवल आंतरिक व्यापार के लिए करेगा। अब भरूच और ताम्र ताम्र लिप्ति ये कहाँ कहाँ पे है? एक आपको मिलेगा गुजरात पे और दूसरा मिलेगा बंगाल पे, और ये क्या है? बंदरगाह है, और इसका जो काम क्या रहेगा? व्यापार करने के लिए बाहर से, ठीक है ना। तो आंतरिक नहीं, आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यापार के लिए भी इंपॉर्टेंस था, ठीक है ना। तो ये दोनों बंदरगाह आपको याद करके रखना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, ठीक है, मौर्य काल के टाइम में जब आयरन आता है, ठीक है ना, आयरन आता है, आयरन के आने के कारण क्या होता है? आयरन के आने के बाद क्या होता है? जो हल में हम लोग जो प्लंग लगाते हैं, ठीक है ना, उसके कारण जो है किसानी और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में भी आयरन आता है, तो उसके कारण पूरा जंगल को सफाई किया जाता है और सफाई करने के कारण क्या होता है? कृषि का पूरा विस्तार होता है, एक तरह से कृषि में बहुत ज्यादा क्रांति आ जाती है। तो उसके कारण उसमें नया नया नवाचार होता है, ठीक है ना, नया नया चीज आता है। तो उसमें नया नया चीज क्या क्या आता है? पहला, इसमें व्यापक सिंचाई प्रणाली आता है, पहली बार ये होता है वहां पे। दूसरा, उसके स्पोक व्हील आता है, ठीक है ना, जो हम लोग व्हील देखते हैं, जो आज का जो स्पोक वाला व्हील, ठीक है ना, आता है, ठीक है। तीसरा, लोहे के उपकरण और टूल बहुत सारे आते हैं, इसमें इनोवेशन होता है, बिल्कुल आयरन के कारण ही तो ये बहुत सारा चीज होता है, ऐसा ही है। तीसरा जो व्हील है वो स्पोक वाली व्हील आती है, ठीक है, थोड़ा सा और, क्योंकि व्हील स्पोक वाली लगाने से क्या होता है? स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और आपका वेट कम हो जाता है, तो क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उसको पुली बनाने में, ठीक है ना, वो खींचते हैं ना, जो पहले जो कुएं से पानी खींचते थे, तो वो पुली बनाने में। उसके बाद क्या है कि इरिगेशन व्यवस्था में बहुत ज्यादा नवाचार आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य जो साम्राज्य है और उसके स्तंभ है, ठीक है ना, जितने भी पिलर्स हैं, सर्वोत्तम वर्णन करता है, उसमें क्या वर्णन करते हैं और किस टाइप से है मतलब? तो पहला क्या है? ये जो पिलर्स हैं वो बलुआ पत्थर के टुकड़े से तराशे जाते हैं। दूसरा, अक्सर खरोष्टी लिपि के शिलालेख होते हैं, उसमें जो लिखने का जो लिपि होता है खरोष्टी होता है। तीसरा, मुख्य रूप से युद्धों का स्मरण स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। देखो मुख्य रूप से ना, मुख्य रूप से युद्ध का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। तो पहला जो चीज है कि हाँ, अभी भी आज जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है आज भी आप देखोगे तो है, ठीक है ना। और भारत का क्या है वो, भारत का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो बलुआ पत्थर से बना था ओरिजिनली, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, अक्सर खरोष्टी लिपि के शिलालेख होते थे। क्या खरोष्टी लिपि के शिलालेख होते थे? नहीं, ये लोग होते थे ब्राह्मी लिपि के, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें मुख्य रूप से युद्ध का स्मरण करते हैं, युद्ध को तो स्मरण करते ही हैं, ठीक है ना, और कोई भी राजा, और दूसरा नहीं युद्ध का, और लास्ट का है ये जो सारनाथ लायन कैपिटल है वो बेस्ट प्रिजर्व एग्जाम्पल है। हाँ, आज भी जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वो आज भी हमारे पास है, और हमारे अशोक स्तंभ हमारे नेशनल एनवलम है। तो चौथा सही है, पहला सही है। और ये जो प्राइमरी काम रहता था वो युद्ध का स्मरण नहीं, वो अशोक का जो धम्म रहता है उसको बताने के लिए यूज किया रहता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, मौर्य मौर्य साम्राज्य में अलग अलग प्रांत में डिवाइड किए गए हैं, विभाजन किया गया है, जिसमें एक जो शाही प्रतिनिधित्व करता है राजकुमार होते हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी था समहर्ता था। तीसरा, नागरिक नागरिक शहर का प्रशासन का मुख्य अधिकारी था। तो हमने जस्ट पीछे में क्वेश्चन में पढ़ा है कि समहर्ता क्या था? राजस्व का कलेक्शन करने का अधिकारी था। 2 गलत हो जाएगा। और पहला, हाँ, अलग अलग
प्रांत में विभाजित थे, जिसको प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद उसके गवर्नर थे, राजकुमार थे, और शाही प्रतिनिधित्व था। ठीक है, और जो अधिकारी था, जो नगर का प्रशासन को, उसको नगरिक बोलते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। और आज के जो क्वेश्चन में क्या था कि बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चन थे, और उसमें क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस पूछा था कि हाँ, हम लोग ने प्रशासन के बारे में देखा, अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, और समझने वाली थोड़ा क्वेश्चन रखा था। तो आपको अच्छा लगा होगा। आप अब मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।